पहलगाम में आतंकी हमले के बाद दिल्ली में गहमागहमी बढ़ गई है। दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है। आज शाम को पहले प्रधानमंत्री और फिर गृह मंत्री इस मुद्दे पर अहम मीटिंग्स करने वाले हैं। इधर भारत पाकिस्तान सीमा पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इससे जुड़े सभी अपडेट्स के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। बताएं लक्ष्मण जी, क्या चल रहा है इस वक्त सरकार के अंदर खाने और क्या एक्शन हो रहा है? देखिए, यहाँ जो बैठकों का सिलसिला चल रहा है आज भी दिल्ली में, उसको 3 हिस्से में बांट के देखिए। पहली बात तो ये कि सरकार ने पहले चरण का जो प्रहार किया पाकिस्तान के ऊपर, जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक का फैसला लिया गया था, उसको लागू करना है, इस पर फोकस है। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जिसमें जल संसाधन मंत्री CR पाटिल भी हैं। उसमें सिंधु जल समझौते पर जो रोक लगाने का फैसला लिया गया था, उसको अमल में लाना है। तो अमल में कितनी जल्दी लाया जाए, किस तरह से लाया जाए, इस पर चर्चा हो रही है। और ये सबसे दूरगामी असर डालने वाला फैसला है सरकार का, जो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। आपने देखा होगा, पाकिस्तान ने कहा भी था कि सिंधु जल समझौते से अगर पानी रोका जाता है उस नदी से, तो इसको युद्ध के बराबर माना जाएगा। तो इसको कैसे लागू किया जाए, इस पर बातचीत हो रही है। दूसरा, कहा गया था जितने विदेशी पाकिस्तान के नागरिक हैं उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया गया है, 48 घंटे के अंदर देश छोड़ना है। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को गृह मंत्री अमित शाह ने खुद फ़ोन किया है और कहा है कि सुनिश्चित करिए कि आपके यहाँ कोई भी पाकिस्तानी नागरिक ना रहे, जल्द से जल्द वो देश छोड़कर चले जाएँ। तो ये सुनिश्चित किया जा रहा है। बॉर्डर पर जो लोग हैं उनको वापस भेजा गया है, जो बॉर्डर के जरिए आए थे। और सीमा पर यहाँ पर चौकसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है, वहाँ पर हलचल काफ़ी तेज़ है। और साथ ही साथ दूसरे जो बैठक चल रही है वो ये है कि अब आगे की रणनीति क्या हो। इस पर प्रधानमंत्री बैठक कर रहे हैं, रक्षा मंत्री बैठक कर रहे हैं, अलग अलग अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है, रणनीति बनाई जा रही है। कई सारे विकल्प हैं जिसको देखा जा रहा है, उसके फायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे, कौन से विकल्प ज़्यादा प्रभावशाली होंगे। तो 3 तरफ से दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है और तीनों पहलुओं से इसको जल्द से जल्द जमीन पर लागू करने की कोशिश की जा रही है। तो लक्ष्मण जी, लोगों के बीच में एक ये भी चल रहा है कि क्या होने वाला है, क्या संभावना है, इस पर क्या खबर है आपके पास? देखिए, ये जवाबी कार्रवाई में मुझे लगता है कि बहुत जल्दीबाजी सरकार नहीं दिखाएगी, क्योंकि सरकार को ही पता है कि जैसे ये हमला किया गया उसके बाद भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई हो सकती है। इसके दुश्मन पहले से तैयार हो सकते हैं और ये इमोशनल होकर के कोई कार्रवाई करना बहुत समझदारी वाली बात मानी नहीं जाती है। इसलिए रणनीतिक तौर पर सरकार तैयारी कर रही है और सही समय का इंतजार कर रही है। पहले भी आप देखें, जब भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, बालाकोट स्ट्राइक हुआ, तो सरकार ने वहाँ पर समय लिया। मैं एक डेटा देख रहा था कि उरी हमला हुआ था 18 सितंबर को, तो सर्जिकल स्ट्राइक जो उसके बदले में हुआ वो 29 सितंबर को हुआ, यानी 11 दिन बाद हुआ। पुलवामा में हमला किया आतंकियों ने 14 फरवरी को। ऑपरेशन बालाकोट जो जवाबी कार्रवाई हम लोगों ने की वही 26 फरवरी को, यानी 12 दिन बाद। तो अभी पहलगाम हमले में 3 दिन का समय बीता है। एक चरण का तो प्रहार हम लोगों ने कर दिया है। अब दूसरा जो मिलिट्री एक्शन होगा वो मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा और सरकार इसके लिए तैयारी कर रही होगी। शुक्रिया लक्ष्मण जी। इधर कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन ग्राउंड पर हो रहा है। पिछले 24 घंटे के भीतर आतंकियों के आशियाने तबाह कर दिए गए हैं। बिजबेहरा में आतंकी आदिल गुरी के घर पर बुलडोज़र एक्शन हुआ है। त्राल में आसिफ शेख के घर पर ब्लास्ट हुआ है। आसिफ शेख के घर में सुरक्षा बलों की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। उसी दौरान कुछ संदिग्ध चीज़ें सुरक्षा बलों को दिखी। जवान फौरन घर से बाहर निकले और थोड़ी देर में वहां ब्लास्ट हो गया। पुलिस का कहना है कि आतंकी आसिफ शेख के घर में एक्सप्लोसिव था जो ब्लास्ट हुआ। आसिफ शेख और आदिल गुरी के बारे में बताया जा रहा है कि पहलगाम अटैक में उनका हाथ था। वहीं आतंकियों के खिलाफ बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशंस भी चल रहे हैं। शोपियां के कई हिस्सों में आतंकियों के मददगारों के घरों पर सुरक्षा बल तलाशी अभियान चला रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में क्या ताज़ा हालात है और वहां क्या हो रहा है, इस अपडेट के लिए हमारे साथ हैं कोमल सिंह। कोमल, ये बताया कि क्या वहाँ ग्राउंड पे किस तरीके का एक्शन हो रहा है और जो वहाँ पर जो माहौल है, हालात है, लोग किस तरह से हैं वहाँ पे? देखिए,
यहाँ पर पहलगाम जब हमला हुआ तो उसके बाद पूरी तरह से सन्नाटा छा गया था। डल के किनारे पे सन्नाटा था, शिकारों पर बुकिंग नहीं थी और मतलब जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए थे उनको एक डर था कि अब पता नहीं अब यहाँ रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए। कुछ लोग तो वापस चले गए जो पहलगाम में थे, लेकिन जो कश्मीर गए थे, गुलमर्ग गए थे, वो वापस अपने होटल्स में आए। और आज आप देखिए ये सन्नाटा था, 2 दिन का था और 2 दिन के बाद फिर से चहल पहल शुरू हुई है। आप देखिए खूबसूरत तस्वीरें हैं, यहाँ पर फ्रूट चाट जो है वो खाया जा रहा है तस्वीरों में। और ये बयां कर रहा है कि सरकार पे इन लोगों को, देश हमारे भारतीयों को सरकार पर कितना भरोसा है। और यही भरोसा है कि आज रौनक है। आज अगर खूबसूरत विजुअल्स आप देखिए कि शिकारे के अंदर हम बैठे हुए हैं और शिकारे चल रहे हैं। कल एक भी शिकारा यहाँ पर नहीं था, परसों एक भी शिकारा यहाँ पर नहीं था, लेकिन आज इतनी भीड़ है कि शिकारे पर जगह ही नहीं है। लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है शिकारी बुकिंग के लिए, शिकारी राइड के लिए। तो कुछ लोगों से हम बात करेंगे। मैम कहाँ से आई आप? चेन्नई से। चेन्नई से। तो मैम डर लगा जब हमले के बारे में सुना? डर तो नहीं लगा पर दुख हुआ थोड़ा से लगे कि प्रोग्राम चेंज किया। तो आपने प्रोग्राम चेंज कर लिया, अब जा रहे हैं वापस कि रुकेंगे? नहीं रुकेंगे अभी। कितने दिन रुकेंगे? और 7 दिन का प्रोग्राम है। चलिए देखिए 7 दिन का प्रोग्राम है, मतलब इतना भरोसा है सरकार पे, यहाँ के लोगों पर। इनका जितने भी टूरिस्ट हमें इतने दिनों में मिले हैं उनका कहना कि हमें इतना भरोसा है यहाँ के लोगों पर, गवर्नमेंट पर, मोदी गवर्नमेंट पर कि हम लोग सेफ हैं। ये दुख है कि इतना बड़ा हमला हुआ है, ये कायराना हमला हुआ है। लेकिन अगर एक तरफ हम सुरक्षा तंत्र की बात करें, जम्मू कश्मीर संभाग में 5 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ चल रही है। जैश का कमांडर मारा गया है और जैश का कमांडर अल्ताफ लाली जो मारा गया है उसका बड़ा भाई भी 20 साल से आतंकी घटनाओं में शामिल था और बारामूला जेल में है। उसने लगातार OGW की संख्या यहाँ पर बढ़ाई थी। हालात को खराब करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन ठीक भी सरकार कर रही है। लेकिन आप देखिए एक तरफ LOC पर किस तरह के हालात है, मैं एक्सप्लेन करूंगी कि LOC पर भी अब पूरी तरह से LOC सील कर दिया है। LOC पर जो पाकिस्तानी ट्रेनिंग कैंप आतंकियों ने चला रखे थे वो वहाँ से जो है उनको वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करें। आसपास के 5 किलोमीटर के दूर पे LOC पे जो बंकर्स हैं वहाँ से आतंकियों को भेजा जा रहा है, सेफ जोन में भेजा जा रहा है और स्पेशल विमान के जरिए उनको वहां से लाहौर की तरफ भेजा जा रहा है। मतलब बौखलाए हुए हैं, डर है कि जब जब उन्होंने कुछ ऐसा कायराना हमला किया है तो मुंह की उनको खानी पड़ी है, खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। यही वजह है कि उड़ी का हमला हुआ था तो उनको सहना पड़ा था, जब पुलवामा अटैक हुआ था तो भी उनको खामियाजा भुगतना पड़ा था। बदला तो सरकार लेगी ही, लेकिन जो इतना बड़ा कायराना हमला हुआ है। चलिए तो पूरी तैयारी है वहां पर जो दिख रहा है और सबसे अच्छी बात है कि थोड़ी सी रौनक जो है वापस लौटती हुई दिख रही है। तो बहुत सारी चीज़ें जो लोगों के मन में आशंकाएं धीरे धीरे दूर होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कोमल। बढ़ते हैं आगे। पहलगाम के बैसरन में भी बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बल चप्पा चप्पा खंगाल रहे हैं और घटना के 2 दिन बाद बैसरन का ताज़ा हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला। मैं हूं इस वक्त पहलगाम के फॉरेस्ट्स में ग्राउंड ज़ीरो पर, जहां पे मैसिव ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बहुत ही डिफ़िकल्ट एरिया है, टफ टेरेन्स हैं, लेकिन यहाँ पे CRPF और आर्मी के जवान, पुलिस के जवान लगे हुए हैं। ऑपरेशन चलाया जा रहा है, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से डिफ़िकल्ट एरिया में ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। काफ़ी दूर यहाँ पे एरिया है और अब यहाँ पे CRPF और पुलिस की मज़ीद टुकड़ियाँ पहुँच रही हैं। ये रेइंफोर्समेंट है और आप देख सकते हैं किस तरीके से रेइंफोर्समेंट बुलाई जा रही है और इस पूरे जंगली एरिया को घेरे में लिया गया है। कॉर्डन सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे चलाया जा रहा है। हाँ, जो मिलिटेंट ने ये अटैक किया है वो कहीं से उनको भाग निकलने का मौका ना मिले, इसलिए इस तरीके की घेराबंदी उन डिफ़िकल्ट एरियाज़ में है जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की कम प्रेजेंस रहती है। लेकिन आज जगह जगह पे नाके लगा दिए गए हैं और ये पहाड़ी एरिया जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको घेरा गया। जितने भी इस CRPF के यहाँ के लोकल यूनिट्स हैं, आर्मी के लोकल यूनिट्स हैं, उनको यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है और हर तरफ से घेराबंदी कर दी गई है। और ये आप देख सकते हैं कि इन दुश्वार गुजार रास्तों से चलते हुए CRPF, पुलिस और सेना के जवान इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं, क्योंकि ये एक बड़ा अटैक है। ये एक ऐसी घटना है जिसकी हर साइड से निंदा की जा रही है। यहाँ पे चप्पे चप्पे पे आर्मी, CRPF और पुलिस को लगा दिया गया है। बहुत मुश्किल हो रहा है
इन पहाड़ों पे चढ़ना, क्योंकि स्टीप बहुत ज़्यादा है, यानी डिफ़िकल्ट दुश्वार गुज़ार रास्ते हैं, दुश्वार गुज़ार माउंटेन्स हैं। लेकिन सीआरपीएफ के जवान और भारतीय सेना के जवान यहाँ पे इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। और न्यूज़ 18 इंडिया है रियल ग्राउंड ज़ीरो पे, क्योंकि दुनिया की नज़र, पूरे मुल्क की नज़र इस ऑपरेशन पे है कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे अंजाम दी गई और जो इसमें मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जाएगी, उन्हें क्या सज़ा दी जाएगी, इस पे सबकी नज़र है। लेकिन भारतीय सेना के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान आप देख सकते हैं किस तरीके से मुस्तैद हैं, इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने बड़ा कबूलनामा किया है। पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है कि वो सालों से आतंकियों को पालता पोसता रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा ने पूरी दुनिया के सामने मान लिया है कि पाकिस्तान 3 दशक से दहशतगर्दी के धंधे में लगा हुआ है। दुनिया के सामने पाकिस्तान का कबूलनामा। पाकिस्तान ही है आतंकियों का असली आका। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, you know. जुबां पर सच आखिर आ ही गया और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूल कर लिया कि उनकी सरजमी पर आतंकी न सिर्फ फल फूल रहे हैं बल्कि वो सालों से उनकी परवरिश कर रहे हैं। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, you know. आतंक का आका पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब तो पहले ही हो चुका था, मगर अब तो बेशर्मी की इंतहा ये कि बेगुनाहों के कत्लेआम की मजम्मत करने के बजाय पाकिस्तान दहशतगर्दों के आगे सिर झुकाए बैठा है। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार को सुनेंगे तो मालूम पड़ेगा कि पड़ोसी मुल्क कैसे खुद अपनी ही कब्र खोदने में लगा है। वो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं, वी डोंट नो कि कौन है। तो हमने कोई किसी किस्म की बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ स्टेटमेंट दी थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी फेलियर को और अपनी सियासत को जो इंटरनल है और अपने ज़ाती अज़ाइम जो उनके अंदरूनी है उसका हवाला करते हुए एक दफ़ा फिर ये जो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ ये मामले को उसकी तरफ इशारा करने की कोशिश की। जो पाकिस्तान में हुकूमत चलाते हैं उन्हें टेररिस्ट और फ्रीडम फाइटर का फर्क तक नहीं मालूम। बार बार सबूत की रट लगाने वाले पाकिस्तान की पोल उसके अपने ही खोल रहे हैं। पूरे देश में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर गुस्सा है। इस बीच लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज श्रीनगर पहुंचे और बादामी बाग कैंटोनमेंट स्थित सेना के अस्पताल में पहलगाम हमले के पीड़ित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने सीएम उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पूरा देश पीड़ितों के साथ है, आतंकवाद के खिलाफ पूरे देश का समर्थन है। We had a meeting yesterday with the government and the united opposition condemned this action and said that we are there to support whatever action the government wants to take. The idea behind what has happened is to divide society, is to make brother fight brother. And it is very important that every single Indian stands united, stands together, so that we can defeat what the terrorists were trying to do. पहलगाम आतंकवादी हमले के विरोध में राजधानी दिल्ली के सभी प्रमुख बाजार आज बंद हैं। चांदनी चौक से लेकर सदर बाजार और खान मार्केट से लेकर करोल बाग तक ऐसे तमाम मार्केट्स में शटर डाउन है। देखिए करोल बाग से दीपाली नंदा की रिपोर्ट।
पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में आज राजधानी दिल्ली के सभी बड़े बाजार बंद हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं करोल बाग बाजार में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो शोरूम्स हैं, दुकानें हैं, उनका शटर डाउन है, ताला लगा हुआ है। करीब करीब 100 व्यापारिक संगठन हैं राजधानी दिल्ली में जिन्होंने आज एक दिन अपनी दुकानें बंद करने का फैसला लिया है और कई जगह पर व्यापारियों की तरफ से विरोध प्रदर्शन भी किया गया। खासतौर पर जिस तरह से आतंकवादियों ने दिखाते हुए मासूमों की जान ली है आतंकवाद के खिलाफ, और साथ ही साथ जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस आतंकवादी हमले में, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आज राजधानी दिल्ली के सभी बड़े बाजार पूरी तरह से बंद किए गए हैं। अगर मैं अनुमान के हिसाब से बात करूं कि कितना आर्थिक नुकसान एक दिन सभी प्रमुख बाजारों को बंद करने से होगा, तो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की तरफ से जो आंकड़ा दिया गया है वो 1500 करोड़ रुपए का है। और आज ही के दिन एक बड़ा फैसला भी व्यापारियों की तरफ से लिया गया है कि अब वो पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का कोई भी व्यापार नहीं करेंगे। तो ना सिर्फ करोल बाग बल्कि जितने भी बड़े बाजार हैं, चांदनी चौक, सदर बाजार, खान मार्केट, कश्मीरी गेट, प्रीतमपुरा, जितनी भी बड़े बाजार हैं वहाँ पर आज एक दिन के लिए दुकानें पूरी तरह से बंद की गई हैं। दीपाली नंदा, दिल्ली। पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। इसका असर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पड़ सकता है और आपकी जेब पर भी। क्या और कितना असर होगा, बता रहे हैं रोहन सिंह। जी, भारत से अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट और कनाडा, इन तमाम डेस्टिनेशंस पे जितनी भी फ्लाइट्स अब तक जाती थी वो पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करती थी। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है तो अब इन फ्लाइट्स को ऑल्टरनेट रास्ता लेना पड़ेगा, जिसका 2 असर होगा। पहला असर होगा यात्रा के ड्यूरेशन पर। औसतन इन डेस्टिनेशंस के लिए 1 से 3 घंटे का अंतर पड़ सकता है। लंबी फ्लाइट्स हो सकती हैं अभी के मुकाबले। और अगर हम एयरफेयर्स की बात करें उसमें भी थोड़ा सा इजाफा हो सकता है, क्योंकि अब इन जो एयरक्राफ्ट्स हैं इन पे ज़्यादा फ्यूल लगाने पड़ेंगे। और जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो अलग अलग एनालिस्ट से हमने बात की है, उसके मुताबिक अलग अलग डेस्टिनेशंस के लिए 2 से 8000 तक का डिफरेंस हो सकता है। सबसे ज़्यादा अंतर आपको यूएस की फ्लाइट्स पर पड़ सकता है। लेकिन ये बहुत हद तक इस बात पर भी निर्भर करेगा कि किस तरीके से क्रूड के प्राइसेस रहते हैं। साथ ही अगर हम पिछली बार का एग्जांपल देखें, 2019 में भी पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद किया था। उस वक्त 4 महीने में भारतीय एयरलाइंस को लगभग 540 करोड़ का नुकसान हुआ था और उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान था वो एयर इंडिया को हुआ था। इस बार भी एयर इंडिया को ही सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनकी सबसे ज़्यादा लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स है। लेकिन साथ ही इंडिगो, अकासा, इन तमाम एयरलाइंस पे थोड़ा असर पड़ेगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, खबरें भी और भी हैं, तुरंत हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में आज काफ़ी प्रेशर देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 589 और निफ्टी 207 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ है। सबसे ज़्यादा गिरावट मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में देखने को मिली है। तो आईटी को छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स आज ख़राब हालत में दिखे हैं और आज के बाजार में आईटी इंडेक्स करीब 0.5% बढ़त के साथ बंद हुआ है। बाकी डिटेल्स बता रहे हैं यतीन मोता। देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से थोड़ा बहुत बाजार में दबाव आपने इंट्राडे देखा। रिकवरी अच्छी रही। और अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो निफ्टी गेनर्स में एसबीआई लाइफ रिजल्ट्स के बाद लगभग 8-9% इंट्राडे चला। और आज अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो एसबीआई लाइफ लगभग 6% ऊपर होकर बंद हुआ। टेक महिंद्रा भी रिजल्ट्स के रिएक्शन में पॉजिटिवली लगभग 1.25% तक चढ़ा। टीसीएस, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स में भी खरीदारी का मूड माहौल रहा। अगर हम निफ्टी लूजर्स की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ श्रीराम फाइनेंस रिजल्ट्स के बाद लगभग 6% लुढ़का। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स और ट्रेंड जैसे काउंटर्स में आपने 5 से 6% के आसपास का इंट्राडे फॉल देखा। अगर हम आईटी शेयर्स की बात करें तो यहाँ खरीदारी का मूड माहौल रहा, खास करके परसिस्टेंट सिस्टम्स और कोफोज रिजल्ट्स के बाद अच्छे खासे मोमेंटम में थे। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज और एम्फोसिस जैसे काउंटर्स में भी हमको खरीदारी दिखी। लूजर्स की बात करें तो यहाँ क्लियरली एसीसी रिजल्ट्स के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग स्टॉक 6% नीचे। एसबीआई कार्ड्स भी रिजल्ट्स के बाद
और यहाँ वारी एनर्जीज में आईपीओ का लॉक इन खुलने के बाद शेयर में लगभग 6% तक का दबाव आपको आता हुआ नजर पड़ा। मिड कैप में अगर हम मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो यहाँ भी आपको सेलिंग का ओवरऑल प्रेशर दिखा और रियल एस्टेट में से डीएलएफ, शोभा और ओबेरॉय रियल्टी जैसे काउंटर्स में 4-4.5% तक की गिरावट थी। और बाजार में एक बार फिर से टेरर बढ़ गया है। पहलगाम हमले के बाद सरहद पर तनाव है। भारत और पाकिस्तान में तनातनी बढ़ी हुई है। आवाज अड्डा में आज इसी पर चर्चा करेंगे। बाजार टेरर रिटर्न 7:57 पर। मारुति सुजुकी ने अपनी चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी का नेट मुनाफा घटकर 3,711 करोड़ पर आ गया है। पिछले साल समान तिमाही में कंपनी ने 3,879 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया था। ऑटो कंपनी की आय 38,235 करोड़ से बढ़कर 40,738 करोड़ रही है। एबिटा मार्जिन यानी कामकाजी मुनाफा 4,264 करोड़ रहा है। वहीं एबिटा मार्जिन 10.5% रहा है। नतीजे के साथ कंपनी अपने शेयरधारकों के लिए भारी भरकम डिविडेंड का ऐलान कर चुकी है। बाजार के दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आज शाम को आएंगे। नतीजे कैसे रह सकते हैं, किन फैक्टर्स पर फोकस करना चाहिए, डिटेल बता रहे हैं यतिन मोता। देखिए, तिमाही दर तिमाही बेसिस पे अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो नंबर्स जो हैं वो स्टेबल रहेंगे। सीक्वेंशियली रेवेन्यूज़ में आपको 1 से 2% के आसपास की बढ़त देखने को मिलेगी और प्रॉफिट में भी आपको 18,150 करोड़ के आसपास के आंकड़े पे नज़र रखनी है। जहां तक कि एबिटा का सवाल है, यहां O2C कारोबार में एक वॉलेटाइल माहौल के चलते आपको लगभग एक फ्लैट परफॉर्मेंस आता हुआ नज़र पड़ेगा। अगर हम O2C कारोबार की बात करें तो ऑब्वियसली जो गैस प्रोडक्शन में आपने एक थोड़ा बहुत फॉल देखा है, उसके कारण थोड़ा बहुत रिजल्ट में सीक्वेंशियल प्रेशर देखने को मिल सकता है। हालांकि रिटेल और जियो ये दोनों ही काउंटर्स और जो सब्सिडरीज हैं यहाँ अच्छा प्रदर्शन आप उम्मीद कर सकते हैं। अगर हम टैरिफ बढ़ने की बात करें तो एबिटा जियो का लगभग 2% सुधर सकता है। सबसे अहम आंकड़ा जियो में आपको आरपू का देखना होगा जो 206 रुपये के आसपास प्रति यूज़र एक्सपेक्टेड है। पिछले क्वार्टर ये फिगर लगभग 203 रुपये 30 पैसे के आसपास था। और रिटेल की बात करें तो यहाँ 10 से 15% का जंप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक्सपेक्टेशन है। सीक्वेंशियली ऑब्वियसली रिटेल का कारोबार थोड़ा फीका रहेगा क्योंकि दिवाली और दशहरा का पीरियड Q3 में था, तो Q4 के नतीजे उस तर्ज पे आपको सीक्वेंशियली थोड़े बहुत डिप पे दिखेंगे, लेकिन क्लियरली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिटेल में अच्छे ग्रोथ का अनुमान है। और मई में कहां निवेश करना रहेगा फायदेमंद, कहां बनेगा बढ़िया रिटर्न, राशि के हिसाब से बताएंगे सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर चिराग दारूवाला आज शाम 5:57 पर। यूएस चीन ट्रेड वॉर के चलते एप्पल आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भारत शिफ्ट करने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका में बिकने वाले सभी आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग चीन की बजाय भारत में करने की योजना है। डिटेल्स बता रहे हैं असीम मंचंदा। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लेके आई थी। इसके बदौलत देश में अब मोबाइल फोन तेजी से बन रहे हैं और उनका निर्यात भी हो रहा है। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो भारत ने करीबन 2 लाख करोड़ रुपए के फोन का निर्यात किया। इसमें से आईफोन का निर्यात करीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए का है। एप्पल की अपनी आईफोन बनाने की 20% प्रोडक्शन ऑलरेडी भारत के अंदर शिफ्ट हो चुका है। फॉक्सकॉन की एक नई फैक्ट्री भारत के अंदर जल्दी ही शुरू होने वाली है। इसके बाद इसके अंदर 2 करोड़ मोबाइल का उत्पादन होगा और यूएस और जो चाइना के बीच में टैरिफ वार चल रही है उसका फायदा भी भारत को होता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पे कि जब एप्पल है वो अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी चीन के बदले भारत के अंदर शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है। तो अगर ये ऐसा होता है तो भारत करीब 60% के आसपास जो आईफोन है उनका निर्यात करेगा। अभी 2025 तक कैपेसिटी 4 करोड़ तक पहुंच जाएगी और 2026 तक ये कैपेसिटी बढ़ करके 6 करोड़ हो जाएगी। तो जो टैरिफ वार चल रही है चाइना और अमेरिका के बीच में उसका फायदा भारत को हो सकता है और मोबाइल निर्यात काफी तेजी से बढ़ सकता है। इधर टैरिफ वॉर के बीच भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अमेरिका निवेश बढ़ाना चाहता है। इसी सिलसिले में अहमदाबाद में यूएस कॉन्सुल माइक हैकी की मौजूदगी में सेमीकंडक्टर की नामी कंपनियों के साथ राउंड टेबल किया गया।
अमेरिका का $30 बिलियन से अधिक का निवेश कब आएगा, इस मुद्दे पर इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन से बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। अभी जो चल रहा है ग्लोबल टैरिफ इश्यूज, वो देखते हुए मेरे को ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कंपनियां, जैसे टाटा ने $10 बिलियन का निवेश किया है धोलेरा में मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ऐसी एक दो कंपनी और यूएस में से यहाँ डेफिनेटली आएंगी। तो ये जो टाटा ने जितने बड़े स्केल पर इन्वेस्टमेंट किया है, करीब 1 लाख करोड़, क्या उतनी बड़ी कंपनी फैब कंपनी है प्लांट लगाने की उम्मीद है? मेरा मानना ऐसा है कि टाटा का जो फैब है वो मिडल रेंज में है, 28 नैनोमीटर टू 110 नैनोमीटर की चिप बनाने वाले हैं वेफर्स। अभी 5 साल के बाद और 3 साल के बाद जो आएंगे वो लोअर नोड में आएंगे और वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो मेरे हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट उससे भी ज़्यादा ही होगा। भारत की कंपनी की बात करें, क्योंकि भारत ने भी जो निजी कंपनियां हैं वो कुल मिलाए तो 1.5 लाख करोड़ जितना निवेश हो चुका है। क्या भारत की कंपनी भी इस रेस में अमेरिका के साथ साथ इन्वेस्ट करेगी? मेरे हिसाब से अभी तक का आप इन्वेस्टमेंट देखो, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो थ्रू आउट दी इंडिया $22 बिलियन का निवेश हो गया है और इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में है। अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि हमारा जो सेमीकंडक्टर का रिक्वायरमेंट है वो 2030 में $110 बिलियन होने वाला है। उसमें से ये जो प्लांट लगे हैं वो सिर्फ 10 बिलियन ही पैदा कर पाएंगे, तो 90% का जो वॉल्यूम तो अभी पेंडिंग है, तो वो अभी हम इंपोर्ट ही करेंगे। तो इसी के लिए इट इज़ ए ओपन ग्राउंड एंड आई थिंक मैनी पीपल विल जंप इन दिस गेम। द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा ने अब वर्टिकल रियल एस्टेट में शानदार एंट्री की तैयारी कर ली है। कंपनी ने मुंबई में 3 बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। मरीन लाइंस पर अमेरिकन कल्चर सेंटर, समुद्र के सामने चौपाटी में प्रीमियम रिहायशी प्रोजेक्ट और नायगांव में मित्तल बिल्डर्स के साथ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। 31 लाख वर्ग फुट में 2,500 करोड़ की लागत से इन्हें तैयार किया जाएगा। तीनों प्रोजेक्ट आने वाले 5 साल में तैयार हो जाएंगे। Most of our land parcels across India also lend themselves to vertical development in some way or the other. So, while we will be starting vertical development in Mumbai now, which is with the Naigaon development, one in Chowpatty and one in American Center, which we've already sort of acquired and hope to start over the next couple of quarters. We also believe we'll be able to carry the same vertical development to our other places like Amritsar, Nagpur, Vrindavan, etc. केंद्र सरकार ने वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने हलफनामा दायर किया है कि इस कानून में किसी भी तरह से संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं असीम मनचंदा। वक्फ मामले में जब पिछली बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो केंद्र सरकार ने जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा था। अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना एफिडेविट दाखिल कर दिया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि ये पूरी तरह से किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता और ये कानून पूरी तरह से संवैधानिक है। संसदीय समिति ने सभी लोगों का पक्ष देखा और उसके बाद इस कानून को बनाया है और सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 2013 के बाद वक्फ की प्रॉपर्टी में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इनकी प्रॉपर्टी 20 लाख एकड़ से ज्यादा बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को सिरे से खारिज करने की मांग की। केंद्र सरकार ने कहा कि ये जो कानून है इसके किसी भी प्रोविजन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को रोक नहीं लगानी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट को इसके मामले में सुनवाई करनी है तो इसके ऊपर सुनवाई करे और उसके ऊपर पूरा फैसला दे। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई 5 मई को करेगा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट रहें, जुड़े रहें CNBC आवाज से। सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी हम मौजूद हैं। नमस्कार।